नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आर्मी एजुकेशन हब। तो इस चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जल्दी सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम करवाने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर जो आर्मी के न्यू पैटर्न के अनुसार पूरे आपको 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बड़ी शानदार आज की क्लास होगी और प्रत्येक क्वेश्चन का हम डिस्कस भी करेंगे। तो आपके लगभग कुल मिला के मानिए 100-200 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। इससे पहले क्लास की शुरुआत करते हैं, इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम। और जल्दी से लाइव आ जाओ ताकि काफी सारे विद्यार्थी लाइव आकर इस सेशन का फायदा उठा पाए। इससे पहले आपको एक सॉन्ग सुनवा देते हैं जितने में आप सभी विद्यार्थी लाइव आ जाए और सभी इस क्लास का फायदा ले पाए। तो सुनिए एस.आर. चौधरी से आप जो सॉन्ग सुनेंगे बड़ा ही शानदार आपको लगेगा। एस.आर. चौधरी जो मेरा भाई आप जानते होंगे। तो जो भी आप टाइपिंग मटेरियल जो भी देखते हैं, कोई भी चीज जैसे पेपर होता है सब उसके द्वारा ही टाइप किया जाता है। तो एस.आर. चौधरी से सुनिए ये सॉन्ग, फिर मिलते हैं हम दोबारा। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदियां किनारे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदियां किनारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लगे नहीं तेरे बिना रे। मुझे सीने से लगा ले, मुझे आंखों में बसा ले मेरे भोले साथिया। तुझे ये दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। तुझे ये दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। देखो सुनहरी धूप में कहने लगी मुंडेर से, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, आई तू कितनी देर से। सबसे नजर बचा के मैं छुपा के आ गई। तेरी यही अदा सनम पागल मुझे बना गई। मुझे सीने से लगा ले, मुझे दिल में बसा ले मेरे भोले साथिया। तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। तुझे दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। चलिए दोस्तों, आपने सुन लिया ये सॉन्ग। अब हमारी क्लास शुरुआत करते हैं जल्दी से। काफी सारे विद्यार्थी लाइव भी आ गए और सॉन्ग का आपने आनंद भी ले लिया होगा। बड़ा ही शानदार आपको सॉन्ग लगा होगा। एस.आर. चौधरी जो मेरे भाई है उन्होंने ये सॉन्ग आपको गा के सुनाया, जो छोटा भाई है, ठीक है। टाइपिंग भी सारा पेपर उसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए बिना देर के आज के बात करते हैं। आज हम बात करें, पिछले रविवार को आपको पता है इस चैनल पे हमने मॉडल टेस्ट लिया था, गुरुवार को भी लिया था। इस तरह आपको पता है इस चैनल पे मॉडल टेस्ट पेपर लिए जा रहे हैं। जो हम बात करें आर्मी एजुकेशन हब चैनल है और जो टीम हमारी है आरजे कृष्ण एजुकेशन, जो बड़े वाला चैनल है, वो भी सब्सक्राइब नहीं कर देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ जाकर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की बिना देरी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को दोबारा से जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास आज की बड़ी शानदार होगी तो क्लास के अंत तक बने रहेगा और अंत में आपको बताना है कमेंट करके आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। यदि आपके 35+ इस पेपर में आपके बन रहे हैं तो बहुत ही बड़ी आपकी तैयारी है। तो रेगुलर क्लास लीजिए। हमारे आरजे कृष्ण एजुकेशन पे रेगुलर क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है और यहाँ मॉक टेस्ट आपको पता है गुरुवार और रविवार और कभी और भी टाइम मिलेगा, तो आपका इस तरह चलता रहता है। चलिए जल्दी से सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर, काफी सारे विद्यार्थी लाइव भी आ गए और जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, क्या है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। जैसा कि आप जानते होंगे होम रूल लीग थी, उसकी स्थापना की बात करें तो आप सबको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे एनी बेसेंट, उसका बिल्कुल सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने हम बात करी 1916 में आपको पता होगा होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है दीन ए इलाही का संस्थापक कौन है। तो दीन ए इलाही का संस्थापक की बात करें तो आपको करना है अकबर। और आपको कहीं चिपको आंदोलन की शुरुआत आपको पता है संबंधित बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा है जो चिपको आंदोलन से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, यानी आपको पोत्र बताना है कौन था। तो पोत्र बताने की कोशिश करिएगा। जल्दी से देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, अशोक। अशोक महान था, वो आपको पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, आपको पता होना चाहिए, पोता था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र की बात करें तब आपको करना है बिंदुसार। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, नोट कर लीजिएगा। और हम बात करें बिंदुसार का पुत्र कौन हो गया, अशोक हो गया। तो हम कह सकते हैं ये इसका पोता था। जल्दी से एक बार बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत कौन आया था, ये आपको आज कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 3 आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे फिल्म, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है वो उसकी बात करें तो दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। अब बात कर लेते हैं फिल्म के क्षेत्र में या कि सिनेमा के क्षेत्र में एक बड़ा पुरस्कार और भी है, ऑस्कर पुरस्कार, वो भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है। ऑस्कर पुरस्कार आप सबको पता होगा सिनेमा या कहीं फिल्म से संबंधित है। एक आपको पता होना चाहिए पुलित्जर पुरस्कार है, वो बात करें पत्रकारिता से संबंधित है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता होगा साहित्य से संबंधित है। द्रोणाचार्य हो गया। और सबसे बड़ा खेल रत्न बात करें राजीव गांधी खेल रत्न है, वो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात करूं, चार आपके स्क्रीन के सामने कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। कुचिपुड़ी हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की क्या है नृत्य शैली है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा पंजाब की नृत्य शैली आपको पता होगा गिद्धा, गिद्धा होता है वो आपको पता होगा पंजाब का है। और असम का आपको पता होना चाहिए, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, बिहू किसका नृत्य है? तो आप क्या करोगे, असम करोगे, बिहू नोट कर लीजिएगा। और तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपको पता होगा तमिलनाडु का है। अब बात कर लेते हैं गुजरात का, आपको पता होगा गरबा है, डांडिया है, ये गुजरात के, ये भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात करूं, 5 आपकी स्क्रीन के सामने, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो आपको पता होगा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है वो बात करें तो आनंद मठ से लिया गया। जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सी। और आपको ऐसे कहे सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। सत्यमेव जयते की बात करिए तब आपको करना मुंडकोपनिषद। और आपको कहे वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत आपको पता होगा वंदे मातरम है, वो आनंद मठ से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं वंदे मातरम गीत है उसकी रचयिता कौन है? तो आप सबको पता होगा वंदे मातरम गीत की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है, ये नोट कर सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा यदि हम बात करें हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उसकी रचयिता की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। महाभारत के रचयिता आपको पता होगा वेद व्यास जी है। और रामायण के रचयिता यानी वाल्मीकि है। और रामचरितमानस के रचयिता आप सबको पता होगा, जल्दी से बताएगा, तुलसीदास जी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, 6 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, देवदत्त ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवदत्त ट्रॉफी आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे क्रिकेट, बिल्कुल उनका उत्तर सी। काफी बार ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है और आपको याद रखने के लिए थोड़े से मैं लॉजिक भी बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए देवदत्त ट्रॉफी है, एक और ट्रॉफी का नाम याद रखिएगा दिलीप ट्रॉफी। क्या दिलीप ट्रॉफी भी आपको पता होगा क्रिकेट से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी। और जो देवदत्त ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? आपको पता होगा क्रिकेट। अब बात कर लेते हैं, आपको देवदत्त ट्रॉफी याद कैसे रखोगे? आपको पता होगा भारत प्रथम विश्व कप कब जीता था? 1983 में जीता था। भारत प्रथम विश्व कप कब जीता था? 1983 में जीता था, ये आपको पता होगा। फिर बात करें 2011 में जीता था। फिर कब जीता था? 2011 में जीता था। तो 1983 में जब भारत क्रिकेट विश्व कप जीता था, उस वक्त भारत की तरफ से कप्तान की बात करें तो वो थे कपिल देव। कौन थे? कपिल देव थे। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत जब सर्वप्रथम विश्व कप 1983 में जीता था, उस वक्त भारत की तरफ से कप्तान कौन था? तो कपिल देव थे। और 2011 में जीता था, उसकी बात करें तो आप सबको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी थे। कौन थे? महेंद्र सिंह MS धोनी। आप याद रख सकते हो ये चीज, MS धोनी, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ जाता है और आप सबको पता भी रहता है। अब बात यहां से करते हैं, देखो कपिल देव आ रहा है, इसका मतलब देवदत्त ट्रॉफी की बात करें तो वो क्रिकेट से, आप याद रख सकते हो आसानी से। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और भी यहाँ से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं आपको नोट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से। और नेहरू कप का संबंध फुटबॉल से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज भी होते हैं। और रंगा स्वामी कप और आगा कप है, वो है हॉकी से संबंधित, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप सबको पता होगा टेनिस से संबंधित एक कप है, क्या है? डेविस कप। दोनों में लास्ट में से आ रहा है, डेविस कप है वो टेनिस से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 7 आपके स्क्रीन के सामने, शाक्य दर्शन के हम बात करें प्रवर्तक कौन है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे कपिल मुनि, बिल्कुल उनका उत्तर सही। कपिल मुनि थे, आपको पता होगा शाक्य दर्शन के क्या है? प्रवर्तक माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पतंजलि की बात करें तो योग दर्शन, आपको पता होगा योग दर्शन के प्रवर्तक की बात करें तो आपको क्या करना है? आपको पता होना चाहिए पतंजलि है। और भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो भी नोट कर लीजिएगा। महर्षि गौतम की बात करें तो आप सबको पता होगा न्याय दर्शन के क्या है? हम कह सकते हैं प्रवर्तक है। और जैमिनी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, पूर्व मीमांसा दर्शन है, उसके प्रणेता या कहीं उसके प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूँ 8 आपके स्क्रीन के सामने बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। सूती वस्त्रों की राजधानी भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो सूती वस्त्र की राजधानी भारत के किस शहर को कहा जाता है? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे मुंबई, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सूती वस्त्र की राजधानी आपको पता होगा मुंबई को कहा जाता है और भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को कहा जाता है। आपको पता होगा गेटवे ऑफ इंडिया हम बात करें मुंबई को कहा जाता है, इंडिया गेट नई दिल्ली में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, आप सबको पता होगा। और हम बात करें भारत का यानी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कोलकाता भारत से पहले राजधानी थी जो कि 1900 हम बात करें कितने में स्थानांतरण हुई थी वो आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूँ 9 आपके स्क्रीन के सामने क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आर्मी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप सबको पता होगा। श्रीलंका का पुराना नाम की बात करिए तो वो है सिलोन, जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर से। अब काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है बर्मा किसका नाम, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। म्यांमार का नाम क्या है? म्यांमार का नाम बात करें तो बर्मा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है बर्मा किस देश का नाम है? तो म्यांमार का है। और आर्यवर्त और हिंदुस्तान आपको पता है भारत के नाम है। भारत के आपको पता है संविधान में लिखित 2 नाम है, भारत और हम बात करें इंडिया, जो कि 2 नाम, भारत के कुल नाम 4 आपको पता होगा। आर्यवर्त भी भारत को कहा जाता है और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10, क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस राज्य में? अब काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नामक बंदरगाह है हमने तो सुना ही नहीं, तो थोड़ा अपडेट हो जाइएगा जिनको पता नहीं है। और जो रेगुलर हमारी क्लास प्रोवाइड करते हैं उनको मैं क्लास में जिस दिन नाम चेंज हुआ था उसी दिन आपको सूचित भी कर दिया था, तो आप सबको पता होगा ये नाम है कांडला बंदरगाह का। पहले बात तो ये पता होना चाहिए कांडला बंदरगाह का ये नाम परिवर्तित किसका किया गया है? कांडला बंदरगाह का नया नाम है, आपको पता होगा। तो कांडला बंदरगाह आपको सबको पता होगा गुजरात में। जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं जो भी इंपॉर्टेंट आपको पता होगा। गिर नेशनल पार्क की बात करें तो वो भी गुजरात में है, गिरनार की पहाड़ियां भी आपको पता होगा गुजरात में। और अहमदाबाद जो साबरमती आश्रम है गांधी जी ने जहां से दांडी मार्च शुरू किया था वो भी आपको पता होगा गुजरात में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के किस शहर से हुई थी? तो कोरोना वायरस की शुरुआत की बात करें तो चीन के वुहान शहर से हुई थी, जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और चीन की राजधानी की बात करें तो वो आपको पता होगा, चीन की कैपिटल राजधानी की बात करें तो वो है बीजिंग। काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी चुका है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा चीन का सबसे बड़ा नगर, हम अर्थव्यवस्था और हम बात करें जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर की बात करें तो वो है संघाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है? ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो प्रथम हम बात करें स्वर्ण पदक जीतने वाला था मेजर ध्यानचंद। कौन था? मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। जिन्होंने बात करी तो प्रथम 1928 में हम कहे जो क्या था ओलंपिक खेलों में क्या जीता था? आपको पता होगा स्वर्ण पदक जीता था। अब बात कर लेते हैं, आपको यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ऐसे होता, एकल प्रतिस्पर्धा या कई व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन था? वो आपको पता होगा अभिनव बिंद्रा था। जो एकल प्रतिस्पर्धा की बात करें तब आपको करना है क्या? अभिनव बिंद्रा। और आपको पता होगा अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे? आपको पता होगा निशानेबाज से संबंधित है। उनको हम बात करें 2008 में जो बीजिंग में हुआ था, आपको पता है बीजिंग चीन में है, तो चीन में जो ओलंपिक हुआ था 2008 में, तो निशानेबाज हम बात करें अभिनव बिंद्रा को क्या मिला था? जो स्वर्ण पदक मिला था। और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से संबंधित काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा निशानेबाज, ये दोनों क्या है? निशानेबाज है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात करूँ 13 आपके स्क्रीन के सामने देखा है, भारत में सर्वाधिक केसर उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक केसर उत्पादन की बात करें तो वो होता है जम्मू कश्मीर। जो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक मसालों की बात करें तो आपको पता होगा मसाला, हम बात करें भारत का मसालों का शहर या मसालों का बगीचा, इस तरह आपको पता है केरल को कहा जाता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट होगा। असम में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 14 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मतलब एनडीए कहाँ है? तो एनडीए कहाँ है जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे बिल्कुल का उत्तर सी खड़गवासला। खड़गवासला आपको पता है पुणे के पास है, कई बार खड़गवासला नाम न देके पुणे भी दे सकता है, तो दोनों ऑप्शन में हो तब आपको खड़गवासला करना है, और खड़गवासला न हो तो आपको पता होगा पुणे के पास जो जगह है खड़गवासला, वहाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी
यानी हम बात करें एनडीए का क्या है मुख्यालय कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और आपको पता होना चाहिए आईएमए का फुल फॉर्म आपको पता होगा, मैंने काफ़ी बार बता दी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपको पता होगा देहरादून में। और एक आईएमए और होता है आपको मैंने बता रखा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो है नई दिल्ली में। आपको ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट कर लेने चाहिए और आपको जो भी मैंने बता दिया या ध्यान रखिएगा। आईएमए दो बनता है, एक तो देहरादून वाला जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, भारतीय सैन्य अकादमी, और बात करिए एक है हम बात करें भारतीय जो चिकित्सा एसोसिएशन है उसके बारे में, तो बात करें तो दिल्ली में होगा। तो ज़्यादातर ये आपको देहरादून वाला आईएमए पूछता है, तो आपको इंपॉर्टेंट बनता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात करूँ 15 आपकी स्क्रीन के सामने, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए एग्जाम में कि भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ था वो कौन सा था? पंचशील था। अब काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ चुका है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो वो हुआ था भारत और चीन के बीच। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा ये कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा 1962 में भारत और चीन के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध के नाम से जाना जाता है। और 1999 में बात करें तो कारगिल युद्ध हुआ था, आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच। और 1971 में आपको पता होगा बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। चलिए दोस्तों 15 क्वेश्चन आपने जीके के कवर कर लिए, काफी सारे विद्यार्थी जवाब सही भी दे पा रहे। तो जीके में आपके कितने क्वेश्चन हुए एक बार बताइएगा सभी कमेंट करके, जीके में कितने क्वेश्चन राइट हुए। जीके के आपको पता है 15 क्वेश्चन आते हैं वर्तमान सिलेबस के अनुसार। और जीएस बात करूँ, साइंस की बात करूँ तो साइंस में भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। और मैथ की बात करूँ मैथमेटिक्स, तो उसमें भी आपको पता है 15 क्वेश्चन आते हैं। और बात करें आगे रीजनिंग की बात करें तो मैं बात कर लेता हूँ 5 क्वेश्चन आते हैं। ये आपको पता है वर्तमान का सिलेबस है, तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। अंत में बताना आपको टोटल कितने सही होते हैं, जो जीके में कितने सही हुए। और क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से लाइक करते रहेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है अगला है, दूध का रंग किसके कारण होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। दूध का रंग होता है वो कैसीन के कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। दूध का रंग कैसीन के कारण होता है। और त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है, ये भी आपको पता होगा। और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है जो दूध को दही में बदलता है। और विटामिन ए होता है आपको पता है गाजर और बात करें गाय के दूध में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने देख के, चूहे मारने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं सफेद फास्फोरस का यूज आपको पता है चूहे मारने के लिए यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं लाल फास्फोरस आपको पता होगा, जो हम बात करें माचिस की तीलिया या कहे दिया सलाई कह सकते हैं, या जो माचिस की तीलिया होती है उसके निर्माण में किसका लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ भी चुका है। जो माचिस की तीलिया बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो आप करोगे लाल फास्फोरस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, पायरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो पायरिया रोग की बात करें तो आपको पता होगा मसूड़े यानी दांतों से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। पायरिया रोग है वो हम बात करें तो दांतों को प्रभावित करते या कहीं मसूड़ों को प्रभावित करते। अब आपको पता होगा काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया की बात करें तो आपको पता होगा यकृत या कहीं लिवर को प्रभावित करता है। और आपको पता होगा जो क्या होता है विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेटस रोग होता है, वो हड्डियों को प्रभावित करता है। आप सबको पता होगा रिकेटस, विटामिन डी आपको पता है सूर्य से प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। काफी बार एग्जाम में जो भी मैंने ऑप्शन लिए सारे ऑप्शन एग्जाम में आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 19 आपकी स्क्रीन के सामने, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सांझ के तारे की बात करें या भोर के तारे की बात करें तो आप सबको पता होगा शुक्र को कहा जाता है। अब शुक्र के और भी काफी सारे उपनाम है, वो नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी की भगिन और सबसे गर्म ग्रह भी आपको पता होगा शुक्र है। पृथ्वी की भगिन कह दो, सांझ का तारा कह दो या भोर का तारा कह दो, किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है शुक्र को। बुध सबसे छोटा ग्रह और बृहस्पति सबसे बड़ा है। और पृथ्वी को नीला ग्रह, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? वो पृथ्वी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो आप सबको पता होगा मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो वो है जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। आपको पता होगा स्टेपीज की बात करें तो आपको पता है सबसे जो कान की हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। फीमर की हड्डी, जांघ की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट
किसकी इकाई। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे, वोल्ट दिखाई दे रहा है तो आप विभव या विभवांतर कर दोगे, जबकि वो गलत होगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो आपको करना है ऊर्जा की इकाई। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो आपको करना है ऊर्जा की इकाई। बल का न्यूटन होता है, आपको पता होगा। आवेश का कूलम होता है और विभव का केवल वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब आवेश गुणा क्या, आवेश यानी क्यू गुणा क्या वी। क्यू वी आपको पता है क्या होता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर, या कार्य भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही, कार्य कह दो या ऊर्जा कह दो। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक आपको पता है सेम होता है। वैसे आपको पता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आपको पता होगा कार्य और ऊर्जा का ही मात्रक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात करूं 22 आपके स्क्रीन के सामने, मोबाइल फोन चार्जर होता है। तो मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ए बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, आपको पता अपचाई का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अपचाई का मतलब होता है जो वोल्टता को कम करके यूज करना। आपको पता है जो वोल्टता होती है विद्युत धारा उसमें ज्यादा होती है जो घरेलू विद्युत धारा होती है, तो उसको कम करने के लिए मोबाइल चार्जर का यूज करके उसका ट्रांसफार्मर हम कह सकते हैं, मोबाइल चार्जर है वो हम बात करें तो अपचाई ट्रांसफार्मर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 23 आपके स्क्रीन के सामने, समुद्री सतह पर वायु दाब कितना होता है। तो समुद्री सतह पर आप सबको पता होगा 76 सेमी ऑफ Hg, यानी पारे का 76 सेंटीमीटर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बैरोमीटर होता है, आपको पता है वो वायु दाब नापने के काम आता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 24 आपकी स्क्रीन के सामने, परमाणु में कितने आवेशित कण होते हैं। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। परमाणु में आवेशित कण की बात करें तो एक तो होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, ये लिख रहा हूं मैं, यानी पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो परमाणु में आवेशित कण की बात करें तो कितने हुए, आवेशित कण हुए 2। तो आपका जवाब क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और आपको कई परमाणु में टोटल कण कौन होते हैं, तो आपको पता है एक न्यूट्रॉन भी होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन, जिसपे हम बात करें न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। तो हम बात करें जीरो आवेश होता है उसमें, या कह सकते हैं उदासीन होता है। टोटल कण की बात करें तो टोटल 3 होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे कहना परमाणु में कुल कण कितने होते हैं तब आपको 3 करना है, और आपको कहे आवेशित कण कितने तब आपको 2 करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, नौशादर का सूत्र क्या होता है। तो नौशादर का सूत्र आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं NH4Cl, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। हम बात करें अमोनियम क्लोराइड, नौशादर किसको कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड को नौशादर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं CHCl3, ये किसका सूत्र है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र। आपको पता होगा काफी बार एग्जाम में आ चुका है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको पता होना चाहिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। और NaOH का बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आप कास्टिक सोडा भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 26 आपके स्क्रीन के सामने, जो काफी बार एग्जाम में आ चुका है। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव की बात करी तो वह ब्लू व्हेल। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है, और सबसे बड़ा आंख वाला स्तनधारी बात करें तो वो है हिरण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 27 आपकी स्क्रीन के सामने देर करके, एल्कोहल का हिमांक है। तो एल्कोहल का हिमांक कितना, जल्दी से विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो एल्कोहल के हिमांक की बात करिए तो वो होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं -130 डिग्री सेल्सियस, -130 डिग्री सेल्सियस हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बोल रहे हैं -130 डिग्री। और इसके कंसना की बात करें लगभग 78 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने क्या है, कोविड-19 जो बीमारी आपको पता होगा कोरोना वायरस से फैलती है। हम बात करें बीमारी जनित है, वायरस जनित है या बैक्टीरिया जनित है, यानी हम बात करें विषाणु जनित है या जीवाणु जनित है, तो आप सबको पता होगा ये एक वायरस जनित संक्रमण बीमारी है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, पानी से बर्फ जमने पर क्या होता है। तो पानी से जो बर्फ जमती है तो आपको पता होगा आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। तो आयतन की बात करें क्या होगा, बढ़ेगा। आपको पता होगा जब कोई हम गिलास पानी से भरी हुई लेते हैं और उसको जब फ्रीज में रख देते हैं तो आपको पता है जब बर्फ जमने पे ऊपर थोड़ा उभर जाता है, इसका मतलब आयतन बढ़ेगा। और आयतन का उल्टा हम घनत्व कहते हैं, तो घनत्व क्या होगा, घनत्व घटेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। और घनत्व सर्वाधिक आपको पता होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व पानी का सर्वाधिक होता है, और बात करें आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात करूं 30 आपकी स्क्रीन के सामने,
समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई आप सबको पता होगा किसके द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है, फेदोमीटर। फेदोमीटर के द्वारा आपको पता होगा समुद्र की क्या नापी जाती है, गहराई नापी जाती है। और थर्मामीटर के द्वारा तापमान नापा जाता है, जिसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। लेक्टोमीटर के द्वारा जो क्या होता है, दूध का घनत्व या कहीं दूध की शुद्धता नापी जाती है। ये आपके जीके जीएस के क्वेश्चन पूरे मैथ की तरफ बढ़ते हैं। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो साथ साथ लाइक करते रहेगा और अपने दोस्तों में शेयर करते रहेगा, क्योंकि हम रेगुलर आपके लिए क्लास प्रोवाइड करें। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो 1 से 100 तक की प्राकृत, आपको पता होगा प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n + 1/2 ये होता है, आप सभी को पता होगा। तो n का मान कितना है, 100 है। तो 100 गुणा 1 जोड़ दो यानी 101। 100 गुणा 101 बट्टे कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 50 बार। 50 गुणा 101 कितना आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा, 5050 आपका जवाब होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है, 5050 होगा योग। और एवरेज का कहे तब आपको पता है 100 संख्या 100 का भाग देंगे 50.5 आता। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 32 आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग आपको बताना है। पहले बात तो कर लेते हैं, अपूर्ण वर्ग कोई भी संख्या होती है। अपूर्ण वर्ग का मतलब, जो 1 मिनट में बता देता हूं आपको, कोई भी संख्या के इकाई अंक यानी 2, 3, 7, 8 आ जाए। कोई भी संख्या का इकाई अंक यदि 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। यह आप इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। इनमें से क्या अंक होने पर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो आप याद रखिएगा 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होगी, उसका इकाई अंक नहीं होगा। तो आपको पता है इसमें 8 आ रखा है, इसमें हम बात करें 3 आ रखा है और इसमें 7 आ रखा है। इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं तीनों ऑप्शन। तो आपका पूर्ण वर्ग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्योंकि आपको पता 6 आ सकता है, आपको पता 4 का वर्ग 16 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 6 इकाई अंक आ सकता है, जबकि 2, 3, 7, 8 ये इकाई अंक नहीं आ सकते। और इसकी बात करें तो ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, जल्दी से बताइएगा। ये शायद 84 का वर्ग, आप निकाल के देख लेना। 84 का वर्ग कितना होता है, 7056 होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 33 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। 111, 185, 481 का क्या बताना है आपको, एचसीएफ बताना है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो आप सबको बताएगा इसका एचसीएफ आप निकाल के देख सकते हैं अलग अलग लेके, और जो कॉमन आएगा वो क्या होगा आपका, हम बात करें एचसीएफ या कहीं मैथ है होगा। एचसीएफ का मतलब होता है मैथ है और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्त। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपको पूछा है यहाँ क्या पूछा है, मैथ है पूछा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। आप निकाल के देख सकते हैं। क्या बताऊँ एक बार, आप इनका गुणनखंड करना और जो कॉमन बेनिस्ट गुणनखंड आएगा अधिकतम वही क्या होगा आपको पता है, जो 37 आएगा, तो आप आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूँ 34 आपकी स्क्रीन के सामने। 50% और 10% का क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है, 50% और 10% का समतुल्य एकल बटा बताओ। तो आपको पता है क्रय मूल्य हमने जो क्या अंकित मूल्य होता है उसको हमने कितना माना, 100 माना। पहले कम कितना किया, 50 किया। इसका मतलब 50 में से 50 कम किया, 50/100, और आगे 10 कम किया। इसका मतलब 60, 90/100 कितना, 90/100, क्योंकि 10 100 में से 10 कम कर दिया, 90/100। अब काट दो जो कट रहा है, तो 9 जो कितना होगा, 45। आपको पता है पहले 100 रुपये था, अंकित मूल्य कितना रुपये था, 100। अब कम कितना हो गया आपको पता है, 45 हो गया रुपये। इसका मतलब 55 कम हो गया। कितना कम हो गया, 55% कम हो गया। तो एकल बट्टा की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा, यानी 55%। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूँ 35 आपके स्क्रीन के सामने देखा है। क्या देखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वो कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 तरीका बता देता हूँ। एक तो अनुपात वाला, 5 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, आपको पता है 1 का डबल हो रहा है। पहले बात कर रहा है 1 का डबल, फिर बात कर रहा है कितना, 1 का कितना हो रहा है, 1 रुपये मान लेते चलिए, फिर हो रहा है कितना, 5 गुना। 5 गुना ना, इसका मतलब 5। तो आपका यहाँ से देखो, एक हम बात करें 5 वर्ष लिखा, 5 वर्ष का ब्याज कितना हुआ आपको पता है, 1 से 2 गुना हुआ। इसका मतलब ब्याज 1 रुपया हुआ। अब फिर समानुपात लगा लो। फिर अगला कह रहा है कितने समय में, इसका मतलब एक्स समय हमने मान लिया, और ब्याज कितना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। इसका मतलब ब्याज तो 4 रुपये हुआ ना, इसका मतलब 4 लिखेंगे। अब आपको पता है क्या करोगे, अंदर वाला गुणा कर दो x और बाहर वाला गुणा कर दो, आपको पता है 20। x बराबर कितना आ गया, 20। इसका मतलब हम बात करें समय कितना होगा, 20 वर्ष होगा। ये तो अनुपात वाला तरीका आपको बता रखा मैंने। तो आपका क्या जवाब होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अब यदि आप डायरेक्ट करो तो आपको दिखाई दे रहा है, अंतिम वाला पकड़ो, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब 5 गुनी का मतलब ब्याज कितना हुआ, 1 कम कर दो 4 हुआ,
और फिर पहले में ब्याज कितना हुआ आपको पता है, दुगुनी का मतलब ब्याज हुआ 1, और गुणा में लिख दो क्या ज्ञात करना आपको, समय दे रखा है तो समय ज्ञात करना पूछेगा इस तरह किस्म में, तो समय आपका कितना 5, इसका मतलब 20 वर्ष आपका आ जाएगा, आराम से आप कर लोगे। अनुपात वाला तरीका बेस्ट रहेगा, 20 वर्ष जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूँ, सतीश आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। चाल आपको बतानी किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आपको ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं, जल्दी से करने की कोशिश करेगा सभी विद्यार्थी। तो आपको चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर आपको सूत्र आना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी आपको होता है ट्रेन की लंबाई लेंगे 140 और समय कितना है 12 लेंगे, और फिर बात कर लेते हैं इसको किलोमीटर मीटर पर सेकंड में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। चलिए जल्दी से सभी विद्यार्थी इसको काट पीट करके हल कर लो। ये आप काट दो 5 से, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 5 से 28 बार, क्या 28 बार काट दो, 2 बार और 28 बार बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, ये काट दो 6 से, ये कितनी बार कटेगा 3 बार, और ये 6 से 2 बार, और ये 2 से काट दो कितना 14 दूनी 28 होता है, यानी 14 गुणा 3, 14 गुणा 3 है बिल्कुल। 14 तिया कितना होता है आपको पता होगा 42, 14 तिया कितना होता है 42 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जवाब आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करें 37 आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि अनुपात का क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर रख दो, तो 3x बराबर कितना होगा 7 गुणा कितना होगा 39 होगा। अब 3 से काट दीजिएगा एक बार, 3 से जल्दी से काट दो, 3 से कितनी बार कटेगा 13 तिया 39, और 13 7 कितना होता है 91 होता है। x बराबर कितना आएगा 91 आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं डी बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। 100 मीटर चलने के लिए अनुपमा को, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, स्टार लगा लीजिएगा। कितने 125 कदम लेने पड़ते हैं, कितने लेना पड़ता है 125 कदम, तो 315 कदम पर वह कितने मीटर चलेगी, तो 315 कदम में आपको निकालना कितना, तो 125 में वो कितनी चल रही है, पहले बात कर लेते हैं। 125 कदम में वो चल रही है 100 मीटर, कितनी चल रही है 100 मीटर, इसका मतलब एक में निकालेंगे पहले 100 बटे कितना 100 बटे 125 एक का आएगा, और गुणा में क्या लिख देते कितने बराबर निकालना आपको, निकालना 315 बराबर निकालना है, तो 315 लिख दिया। 25 से काट दो ये 4 बार, और 25 से ये 5 बार, इसको 5 से काटो कितनी बार 6 बार और 3 बार। अब गुणा कर लो, 4 3 12 80 लगी 1, यानी 25 क्या 24 1 25, 252 आएगा शायद तक 252 मीटर, जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही। आराम से आप इस तरह का क्वेश्चन हल कर पाओगे, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, एक वर्गाकार मैदान का कर्ण दे रखा है। कर्ण का मतलब यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लो, विकर्ण, कर्ण का नहीं है, यहाँ विकर्ण लिख लो, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान है, उसका कर्ण कह दो या विकर्ण कह दो, आपको पता है इस वर्गाकार में बना देता हूँ एक बार आप समझाने के लिए थोड़ा सा। ये वर्ग होता है आपको पता है, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है जो बीच वाला है ना कर्ण, कर्ण आपको पता है, इसमें विकर्ण कह दो या कर्ण कह दो, 2 होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है 1/2 गुणा आपको पता है क्या होता है क्षेत्रफल है। यदि हमें विकर्ण दे रखा हो तो 1/2 गुणा विकर्ण यानी विकर्ण का स्क्वायर होता है, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो विकर्ण का स्क्वायर होता है। ये आपको सूत्र पता होगा, विकर्ण का स्क्वायर होता है, तो 1/2 लगा दो, और विकर्ण का स्क्वायर यानी 60 गुणा 60 2 बार लिखना पड़ेगा। 60 गुणा 60 कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। काट दो जल्दी से, 2 से ये 30 बार कटा, 6 3 कितना हुआ 18 हुआ, और 2 0 यानी 1800 आपका क्या आएगा मीटर स्क्वायर रहेगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं ए बोल रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन हल कर पाओगे थोड़ा सा यदि आप ध्यान दोगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, क्लास अच्छी लग रही है साथ साथ लाइक करते रहेगा, बार बार आपको कहने की आवश्यकता भी नहीं है। वैसे 10.4 kg है, वो 40 kg का कितना प्रतिशत है, तो आपको बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा 40 लिखना पड़ेगा, और ऊपर क्या लिखना पड़ेगा 10.4 लिखेंगे बिल्कुल। और आपको पता है पॉइंट जब हटाते हैं तो बट्टे में क्या लगेगा 0 लगेगा, और गुणा में 100 आपको पता है प्रतिशत में चेंज करने के लिए। चलिए काट देते हैं जल्दी से, ये कितनी बार कटा 0 से 0 कट गया, और 4 का भाग दो कितने बार गया 2 बार, और 6 बार आपका कितना आएगा जवाब आएगा 26%। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूँ 41 आपके स्क्रीन के सामने। a प्लस बी और a माइनस बी को गुणा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट होगा बी राइट होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं 42 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का अधिकतम मान बताओ, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का अधिकतम मान की बात करें तो आपको पता होगा √2 होता है, और न्यूनतम मान की बात करें तो -√2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए।
साइन थीटा प्लस कोस थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान मैंने दोनों बता दिए। और केवल आपको कहे ना साइन थीटा, केवल साइन थीटा का अधिकतम मान कहे तो कितना होता है, 1 होता है, न्यूनतम होता है -1। और केवल कोस थीटा की बात करें तो अधिकतम मान होता है 1 और न्यूनतम मान होता है -1। ये दोनों नोट कर लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको अधिकतम मान ये पूछा है तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यदि पिछले जो गुरुवार को मैंने क्लास की थी वो आपको पता है तो आपको मैंने बताया था ए साइन थीटा, एक ट्रिक बताई थी आपको, एक साइन थीटा प्लस माइनस क्या बी कोस थीटा हो और उनका अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर दो। तो ए और बी का मान यहाँ कितना है, गुणा में इसकी कितना है 1 और इसके भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कितना होगा 2, √2 आपका वैल्यू आएगी। इस तरह आप निकाल भी सकते हैं √2 अधिकतम वैल्यू। और न्यूनतम की कहे तो मैंने बताया था बाहर माइनस लगा दो, इसका मतलब न्यूनतम -√2 होगा और अधिकतम का इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन के सामने। इस तरह का क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, क्या दे रखा है x प्लस 1/x, क्या दिया x प्लस 1/x बराबर आपको कितना दिया 3 दिया है, बिल्कुल 3 दिया है। आपको पूछे एक्स स्क्वायर, क्या पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कितना हुआ 9। और यहाँ देखो क्या चिन्ह है आपको पता है, आपको यहाँ चिन्ह किसका दिखाई दे रहा है प्लस का, इसका मतलब -2 कर दो। आपको याद रखना है यदि यहाँ प्लस हो तो आपको माइनस करना है और माइनस हो तो प्लस करना है। स्क्वायर में पूछे तो आपको ध्यान रखना है पी स्क्वायर प्लस -2 करते हैं, प्लस -2 करते हैं, ये आपको बता दिया कब 2 प्लस में करते हैं और कब माइनस में। इसका मतलब पी का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 - 2 यानी 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और यहाँ यदि माइनस होता तो प्लस करते तो 11 आता, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात करूँ 44 आपके स्क्रीन के सामने। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है, क्या है आपको क्या त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग आप सबको पता होगा 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज का 360 होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आपको पता है काफी बार एग्जाम में आ चुका है, n-2 गुणा 180 होता है, ये आपको पता होगा। तो त्रिभुज में 3 रखेंगे, 3 - 2 गुणा 180 यानी 3 - 2 1 गुणा 180 तो आपका 180 आएगा। चतुर्भुज में यहाँ n का मान 4 रखेंगे तो आपको पता है 4 - 2 यानी 2 गुणा 180 तो आपका 360 आएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन के सामने देखा है, थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। यदि एक वृत्त की परिधि कितनी है, यहाँ लिख लीजिएगा 88 मीटर है, कितनी है परिधि 88 मीटर है, थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा आप। परिधि 88 मीटर है तो आपको क्या निकालना है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप परिधि क्या होती है आपको पता है 2πr होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है। तो 2πr बराबर कितना दिया 88 दिया, इसका मतलब 88 रख लिया हमने, ये 88 रखा। अब आपको पता है जो कट रहे वो काट देते हैं, 2 गुणा 22/7, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर, अब चलिए निकाल लेते 88 को काट दो। आप आपको पता है 22 दूणों कितना होगा 44 दूणों 88, इसका मतलब 2 बार कटेगा ये पूरा पूरा। r बराबर आ जाएगा 7 गुणा 2 का मतलब 14, r बराबर 14 आएगा तो आपको निकालना है πr²। आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आपको सूत्र पता होगा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है πr²। तो πr² जल्दी से निकाल लीजिएगा। अब होता है 22/7, त्रिज्या अभी हमने निकाल ली थी, कितनी आई थी 14 गुणा 14। तो इनको आप हल करके देखोगे तो 616 उत्तर आएगा। कितना आएगा, गुणा भाग कर लेना तो आपका जवाब आएगा 616 वर्ग मीटर, जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात करूं, हम बात करें 46 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। 2 3 5 7 11 अगला वाला पद क्या होगा, तो ये आपको दिखाई दे रही है कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको दिखाई दे रही है। अब क्वेश्चन काफी बार इससे आ जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो वो 2 है। अब बात कर लेते हैं 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी 13 आएगी, जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं ए बोल रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन के सामने। लोमड़ी आपको पता है चालाक होती है, तो खरगोश क्या होता है आप सबको पता होगा डरपोक होता है। खरगोश क्या होता है डरपोक होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अरुण रोहित का पिता है। चलिए मैंने लिखा, ये लिखा अरुण, क्या लिखा मैंने अरुण लिख लिया। ये किसका पिता है, अरुण पिता है। पिता मतलब हमने चकोर कर दिया है, यानी हम बात करिए व्यक्ति है यानी आदमी हो तो आप चौकोर कर दो, और वैसे कहीं स्त्रीलिंग में हो तो आप गोल कर देना। आप इस तरह से तरीका समझ सकते हैं। रोहित का पिता, इसका मतलब रोहित हमने कहाँ लिखा, रोहित हमने लिख दिया नीचे, और ये भी क्या है आपको पता है पुल्लिंग है यानी आदमी है। अब बात कर लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं क्या है, रोहित का पिता है। अब आगे लिखा है रोहित माला का भाई है। इसका मतलब माला इसकी बहन होगी, माला इसकी क्या होगी बहन होगी। फिर कह रहा हूँ बहन है, इसका मतलब ये गोल कर दिया, ये बहन भाई आपस में, ये आपको पता पिता पुत्र है। अब आगे क्या कह रखा है ध्यान रखिएगा, माला दिलीप की पत्नी है। माला है वो दिलीप की पत्नी, यहाँ लिख देते दिलीप,
दिलीप लिख दिया हमने, दिलीप की पत्नी है, दिलीप आपको पता है आदमी है, इसका मतलब चौक और कर दिया। अब आपको दिलीप की पत्नी है तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, तो दिलीप आपको पता है ये बहन, ये रोहित की क्या है, बहन की पति है, तो बहन का पति उसके क्या लगेगा, जीजा लगेगा। तो आपको पता होगा दिलीप है वो रोहित से क्या रिश्ता है, आपको पता होगा वो जीजा होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार रिश्तों से संबंधित आ जाता है, तो आपको आना चाहिए। यदि यहाँ बात करें तो दिलीप का अरुण है वो क्या होगा, ससुर होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, यदि कमल का एक पंक्ति में आगे से 24वां स्थान और पीछे से 26वां स्थान है तो कुल कितने, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन हो, 24 + 26 कर दो, और आपको पता है ये तो होगा 50, कितना होगा 50। लेकिन आपको पता है दोनों तरफ से गिनने पर 24वां और 26वां आ रहा है, इसका मतलब एक कम कर दो, क्योंकि ये दोनों तरफ से गिना जा रहा है, एक तरफ से गिनना है तभी तो आपको पता पूरे व्यक्ति पता चलेंगे। इसका मतलब 49 व्यक्ति है, उस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 49 है। जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात करें, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। EGHJKMNP, तो आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ देखोगे EFG एक एक छोड़ के लिख रहा है, जी के बाद आता है HIJ, यानी यहाँ से N के आगे वाला आएगा, क्या आएगा, O आएगा, क्या आएगा, O आएगा, N के आगे वाला O आएगा, OP हम बात करें O आएगा ना, एक बार देख लीजिए N, सॉरी दोस्तों एक मिनट ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यहाँ देखो EFG एक एक छोड़ के, HIJ एक छोड़ा, KLM एक छोड़ा, NOP एक छोड़ा, इसका मतलब यहाँ देखो क्या है, GH आगे बात कर लेते हैं, यहाँ JK आगे बात कर लेते हैं, MN, इसका मतलब यहाँ तो लगातार लिख रहा है, P के आगे वाला Q आएगा, Q आएगा, फिर बात कर लेते हैं RS, Q एक R छोड़ेंगे S आएगा, QS। जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तो आराम से आप इस क्वेश्चन का हल कर पाओगे। अब सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आपको क्लास कैसी लगी, और ये भी बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। कमेंट करके सभी विद्यार्थियों को ये बात जाना है, तो कमेंट करके बताइए आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। आगामी आपका एग्जाम है तो आपका देख लेते कितनी तैयारी बेहतर है, और आपको बताना है क्लास कैसी लगी। एक बड़ा कमेंट करके सभी विद्यार्थी जाना है कि क्लास आपको कैसी लग रही है, हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, पसंद आई तो क्लास को लाइक करके जाइएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारे बड़ा वाला चैनल RG किशन एजुकेशन, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।